यस बेटा, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज postulates of kinetic theory of gases। तो postulates जो हैं kinetic theory of gases में, उसमें फर्स्ट postulate है कि जब मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, दे आर स्मॉल एंड दे आर वेरी फार अपार्ट। मतलब कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो स्मॉल तो होते ही हैं, उसके साथ साथ उनके बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि जो most of the volume which a gas occupies is empty space. The volume of a single molecule is negligible as compared to the total volume occupied by the gas. जो गैस में टोटल वॉल्यूम होता है उसमें मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज एम्प्टी स्पेस। क्यों? क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स हैं, पहले तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड एट द सेम टाइम उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। समझ आ गया ये पोस्टुलेट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि जो वॉल्यूम है सिंगल मॉलिक्यूल का दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। जैसे मैं बात करूं कि ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस है। अब गैस जो है, जब हम ये वाला रिलेशन लिखते हैं ना, अपने उसमें लिखा होगा PV इक्वल टू nRT, लिखा था आइडियल गैस इक्वेशन। ये था रिलेशन बेटा। तो इसमें जो V है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हम क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस, बट एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर in which gas is placed। जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस है, जो एक्चुअल गैस ने ऑक्युपाई किया है, उसको हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये पूरा स्पेस जो है ना फ्री है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ये पूरा स्पेस जो है फ्री है टू मूव, तो हम फ्री स्पेस भी बोलते हैं। ये V, इसमें हम जो एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस का है ना उसको तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम which a gas occupies, that is an empty space. Now come to the second postulate। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं they are always in constant random motion। मतलब वो कभी बैठते नहीं है, they are always in constant random motion। वो मूव ही करते रहते हैं। कि जैसे मान लिया ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसे मूव कर रहा है, जब तक वो दूसरे से टकराएगा नहीं तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। जैसे ही टकराएगा अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ऐसे जिगजैग फैशन में चलता ही रहेगा। बायो में पढ़ते होंगे आप वो ब्राउनियन मूवमेंट, पोलन ग्रेन्स का उसने किया था, किसने, ब्राउन, उसका नाम ही कुछ था, रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं कि जस्ट एज मेनी मॉलिक्यूल्स are moving in one direction as in any other direction। मॉलिक्यूल्स मतलब वो हमेशा ही मूव करते रहते हैं इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज मेन इन द मोशन, इसीलिए उन पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं आता है, कभी बैठते नहीं है, वो थकते भी नहीं है, मूव करते रहते हैं। तीसरा, the molecules can collide with each other and with the walls of the container। क्योंकि molecules अब मूव कर रहे हैं अगर कॉन्स्टेंटली, तो वो आपस में भी टकराएंगे और वॉल के साथ भी टकराएंगे। ठीक है, एंड दिस जो कोलिजन है विद द वॉल्स
अकाउंट फॉर द प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि जो वॉल है दैट इज एरिया। वॉल क्या है? एक वॉल इज एन एरिया। तो जब वो वॉल पे टकराएंगे तो दैट अप्लाई अ फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो द कोलिजन जो है विद द वॉल्स दैट अकाउंट फॉर द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये हो गया थर्ड पोस्टुलेट। नाउ फोर्थ, मतलब व्हेन कोलिजंस अकर द मॉलिक्यूल्स लूज नो काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि जो कोलिजन होते हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि ऐसा होगा, ये इस मॉलिक्यूल की मान लिया जो एनर्जी है ना वो 5 जूल है। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है और उसकी एनर्जी है 10 जूल। तो ऐसा हो सकता है कि जो ए मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी 5 जूल थी, वो बी मॉलिक्यूल है जो जिसकी एनर्जी 10 जूल से उससे टकराया। तो ऐसा हो सकता है कि अब ए की एनर्जी आफ्टर कोलिजन वो 8 जूल हो जाए और बी की एनर्जी 7 जूल हो जाए। ऐसा हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स सेम। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ठीक है ना, when collisions occur the molecule lose no energy। kinetic energy लिखा है because there is a kinetic energy concept that collisions are said to be perfectly elastic। total जो एनर्जी है of all the molecules remains constant unless there is some outside interference with them। उनके साथ जब तक आउटसाइड का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा तो उनकी एनर्जी जो है वो कोई लॉस नहीं होगी। there is no energy loss, there is exchange of energy। मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है ड्यूरिंग कोलिजन, बट लॉस नहीं होगा। ये फिफ्थ पॉइंट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉलिक्यूल्स exert no attractive or repulsive forces on another, on one another except during the process of collision। और between collisions they move in a straight line। वो हमने बताया मैंने आपको कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, जब तक ये इसके साथ टकराएगा नहीं तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, जब तक किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा नहीं तब तक वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। और मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ना ही कोई रिपल्सिव फोर्सेस होती है। कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है, इसका बोलने का मतलब ये है। तो ये दो पोस्टुलेट जो है ना, कौन कौन से, एक फर्स्ट वन और एक फिफ्थ वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाके यूज होंगे। कौन कौन से, कि जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती है वो, जो वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती है में मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है दैट इज द एम्प्टी स्पेस। और दूसरा ये कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, और ये जो कांस्टेंट रैंडम मोशन लिखा है ना, ये कौन सा मूवमेंट है? ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, then come to A, there is no effect of gravity on the gas molecule। एक 5 हुए ना पॉइंट, सिक्स आप लिख सकते हो कि देर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स पे
ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो ये 7 पोस्टुलेट्स, अगर आता है क्वेश्चन व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये आपको 7 पोस्टुलेट्स लिखने हैं। बोलो पहला पोस्टुलेट क्या है प्रियांश? तो टीवी धीरे करो। यस बेटा। ये पहला पोस्टुलेट क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, उनका जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज वेरी लार्ज, दे आर फार अपार्ट। इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स होता है occupied by the gas molecule, most of the volume occupied by the gas molecule is empty space, क्योंकि दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है दैट इज वेरी स्मॉल। ये समझ में आ गया है पॉइंट प्रियांश? रिपीट करेगा क्या बोला मैंने? कि जो भी गैसेस होती हैं, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इनको क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल्स। और उनका जो वॉल्यूम होता है सिंगल मॉलिक्यूल का दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से एज कंपेयर टू द कंटेनर ऑफ द गैस। और दूसरा पोस्टुलेट कौन सा मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है? यस बेटा। के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्शन, और मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। और इस कांस्टेंट रैंडम मोशन में दे ऑलवेज कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और जो ये कोलिजन है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि जब वो वॉल के साथ टकराते हैं तो वॉल एक्ट एज एन एरिया, और जो उनका फोर्स लगता है इम्पैक्ट, उस फोर्स को एरिया पे लगना है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट कंट्रीब्यूट द प्रेशर। और कौन सा बताया कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और जो कोलिजन है दे आर परफेक्टली, कैसे होते हैं कोलिजन? कोलिजन कैसे होते हैं? हाँ, परफेक्टली इलास्टिक। और इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, दो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी में एक्सचेंज हो सकता है बट एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। ओके।
ओके, तो ये पोस्टुलेट्स हो गए। अब हम बात करते हैं और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और कौन सा टेम्परेचर? टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, नाउ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पीड्स में ये ग्राफ आता है। ये है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और ये लिख दिया स्पीड्स। तो ऐसा ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि molecules with very low velocity are very less, and as velocity increases, fraction of the molecules attaining this velocity increases and reaches a maximum, and then it decreases. इसका मतलब fraction of molecules with very low velocity and very high velocities are very less. So fraction of molecules with intermediate velocities are maximum. और ये जो velocity है, velocity possessed by maximum fraction of the molecules, उसको बेटा बोलते हैं most probable velocity। पहला आ गया most probable velocity। तो most probable velocity क्या होती है? velocity या speed possessed by maximum fraction of molecules। तो मोस्ट प्रोबेबल समझ गए कि ऐसी वेलोसिटी या ऐसी स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो देखो मैक्सिमम फ्रैक्शन यहाँ पे है, तो ये जो वेलोसिटी जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ने अटेन करी है उसको बोलते हैं बेटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट 2 RT/m। अब इसमें ये क्या क्या है? आर है बेटा गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट पे मैंने आपको शेयर किया था कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इट इज इन एसआई यूनिट इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और बाकी यूनिट्स में भी देखेंगे हम, बट अभी तक ये याद रखो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देन T is temperature in Kelvin and capital M is molar mass of molecules of gas or gas molecule, molar mass of gas molecule। तो ये अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 RT/m दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब आ जाओ सेकंड, एवरेज वेलोसिटी।
तो एवरेज वेलोसिटी जो है तो हम u से भी डिनोट करते हैं या सिंपली हम लिख देते हैं v एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी कि लेट अस से कि हमारे पास वेलोसिटीज हैं v1 v2 v3 सो ऑन vn ऑफ n मॉलिक्यूल्स। n मॉलिक्यूल्स की ये वेलोसिटीज है, ठीक है ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन प्लस vn डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n। और इफ n1 मॉलिक्यूल जो है उनकी वेलोसिटी v1 है, n2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v2 है, n3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v3 है एंड सो ऑन, तब एवरेज वेलोसिटी कैसे आ जाएगी n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन। और इसमें जो एवरेज वेलोसिटी है उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट 8RT ओवर पाई m, 8RT ओवर पाई m, ये हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो यहां तक हमने कर लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। थर्ड टाइप क्या होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है उसको हम VRMS भी लिखते हैं या सिंपली म्यू, ठीक है। इधर इसको U या V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबली या कई बार अल्फा लिखा होता है। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटीज जो हैं वो तो अभी किया था v1 v2 v3 सो ऑन, उनका क्या करना है स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर और फिर उनका लेना है मीन, मीन मतलब एवरेज प्लस सो ऑन अप टू n और फिर उनका लेना है रूट। तो ये जो बना है इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले क्या करना है वेलोसिटीज लेनी है, उनका कर देना है स्क्वायर, स्क्वायर का कर देना है मीन और मीन के कर लेना है रूट। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT ओवर m। तो इन तीनों को कंपेयर करें अगर हम, अल्फा यू और म्यू, तो देखो अल्फा आ गया 2RT ओवर m, यू आ गया 8RT ओवर पाई m और थर्ड जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी म्यू दैट इज अंडर रूट 3RT ओवर m, दैट इज RT ओवर m RT ओवर m RT ओवर m तो सेम है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अपॉन पाई और अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अंडर रूट 8 अपॉन पाई, जस्ट कैलकुलेट। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 7 और डिवाइड बाई 22 का अंडर रूट 1.595 के अराउंड। तो अगर मैं इसको 1 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा
1.128 और ये 1.224। तो इसका मतलब कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमें पता हो तो। देखो कैसे हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.128 टाइम्स एवरेज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज 1.224 टाइम्स द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से वी कैन कैलकुलेट। और इन तीनों में रिलेशन क्या हुआ कि मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होगी, एवरेज उससे ज्यादा होगी, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। का मतलब इससे थोड़ा सा आगे आएगी एवरेज, और उससे भी थोड़ा आगे आएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये तीनों वेलोसिटीज क्लियर होगी बेटा? और इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है ना कि 1.128 1.128 था, इधर 1 था, इधर क्या था 1.224 अल्फा यू और म्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 ले लूं, ये क्या हो जाएगा 1.128 डिवाइड बाई 1.224 1 अपॉन 1.224। 1 अपॉन 1.224 0.816 के अराउंड, और ये 0.921 के अराउंड। इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जो अल्फा है दैट इज इक्वल टू 0.816 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी इज 0.921 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो वो भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये वेलोसिटी। अब मुझे बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? यस बेटा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, या उतनी रहेगी जितनी थी? यस बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे?
ये हाँ बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी, देखो पहले ऐसा था, लेट अस से कि ये टेम्परेचर T1 है। अब अगर स्पीड बढ़ टेम्परेचर बढ़ता है तो T2 टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन T1, तो जो कम स्पीड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाएंगे और जो ज्यादा स्पीड के मॉलिक्यूल हैं वो बढ़ जाएंगे। ऐसा होगा ना, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो उससे क्या हुआ, एक तो जो फ्रैक्शन है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ी, और जो फ्रैक्शन है अटेनिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो कम हो गया। पहले फ्रैक्शन था T1 पे F1, अब फ्रैक्शन हो गया F2। बोलो F1 इज ग्रेटर देन, वी कैन से टेम्परेचर बढ़ा, देखो T2 इज ग्रेटर देन T1, बट जो F2 है दैट इज लेस देन F1। The fraction of molecules attaining the most per speed decreases. Velocity अल्फा 2 जो है वो तो बढ़ेगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी हो, एवरेज हो, रूट मीन स्क्वायर हो, वेलोसिटीज तो बढ़ेंगी। ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, वेलोसिटीज बढ़ी, स्पीड बढ़ी, बट जो फ्रैक्शन है अटेनिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो कम होती जाएगी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये आज का जो टॉपिक है, मैंने इसमें आपको पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स करवाए। तो दो पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है कि जो वॉल्यूम है ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, एक्चुअल वॉल्यूम, इसलिए, और उनके बीच में गैप जो होता है, स्पेस होता है, बहुत लार्ज होता है, इसलिए जो वॉल्यूम occupied by the gas है, most of the volume occupied by the gas is an empty space। और दूसरा मैंने आपको बताया कि there is no force of attraction or repulsion between the gas molecule। ये दो postulate इस जो kinetic theory of gases के हैं बहुत ही important है। और फिर मैंने बताया कि तीन तरह की velocities होती हैं, एक most probable, एक average, और तीसरी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम होती है और उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, अंडर रूट 2RT ओवर m। फिर दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी जो होती है 8RT ओवर पाई m। और तीसरी जो होती है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसकी वैल्यू होती है 3RT ओवर m, अंडर रूट 3RT ओवर m। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम होती है, एवरेज उससे ज्यादा होती है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। और उनकी एक्सप्रेशन में मैंने बताई आपको कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होती है, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स लिखते हैं तो मैक्सिमम जो फ्रैक्शन अटेन करती है वेलोसिटी, मैक्सिमम फ्रैक्शन अटेन करते हैं जो वेलोसिटी, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन अटेन करता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है v1 v2 v3, तो उन सबको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दें तो सम ऑफ द वेलोसिटीज तो हो जाएगी एवरेज। और अगर मान लिया ग्रुप में है n1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v1 है, n2 मॉलिक्यूल्स v2 है, सो ऑन, तो n1 v1 plus n2 v2 so on divided by n1 plus n2 plus so on, और उसका वैल्यू होता है अंडर रूट 8RT ओवर पाई m। R, T और M का मैंने आपको बता दिया था कि R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन, और M होता है मोलर मास। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का बताया मैंने आपको कि वेलोसिटीज का पहले स्क्वायर करना है, उनका मीन करना है, और फिर रूट कर देना है, मतलब इस ऑर्डर में चलना है। पहले आपने वेलोसिटीज ली, उनका स्क्वायर किया, उनका मीन लिया, और फिर उनका रूट कर दिया, तो वो बन जाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और का एक्सप्रेशन होता है अंडर रूट 3RT ओवर m। फिर मैंने आपको उनको ये बताया कि उनमें रिलेशन क्या होता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी
जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उससे कैसे रिलेटेड है, 1:1.128, 1:1.224। उसी तरह से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से बताया बाद में कि most probable velocity is equal to 0.816 times the root mean square velocity, or average velocity is 0.92 या 921 times 0.921 times the root mean square velocity। और फिर मैंने ये बताया आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अटेनिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो डिक्रीज करता जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। यस बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो, कर लोगे इतना? ओके, तो इतना करके रखना।